हाय स्टूडेंट्स, KD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे आज हम जानेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, कार्बनिक रसायन का मूलभूत सार। ठीक है, तो इसमें हमें जो मेन टॉपिक पहला पढ़ना है वो कौन सा है भाई? चलिए, तो पहला ही टॉपिक हमारा होगा लोकलाइज केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, स्थानित रासायनिक बंध क्या होते हैं। तो स्थानित रासायनिक बंध जो होते हैं इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे ठीक है इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो कह रहा है यहाँ पर क्या कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल दो नाभिकों के बीच साझा करते हैं, अर्थात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व दो नाभिकों के बीच केंद्रित रहता है, तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ कह रहा है ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, किसके भैया? प्रायोगिक मान के क्या होते हैं, समान होते हैं। एक नोट पॉइंट भी है इसमें, ये सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड होते हैं, पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल समझ के चलते हैं लोकलाइज्ड का। जैसे कि इसने कहा है H2CH4 और C2H4, दोनों में क्या होते हैं, सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, चलो समझ के चलते हैं। पहले सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं CH4 का। तो CH4 में क्या होता है, कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्या है, सिग्मा बंध, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा। ठीक है, लेकिन हम इसकी लूप्स स्ट्रक्चर जानते हैं, जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स होती हैं उससे थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके बीच भैया कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में क्या है भैया, लोकलाइज्ड है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, C2H4 के बारे में। तो C2H4 में होता क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H, ठीक है, तो कुल मिला के बात यह आ जाती है यहाँ पर, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सिग्मा और प्लस क्या है, पाई है। तो हम कह सकते हैं इसमें सिग्मा और पाई दोनों क्या है, लोकलाइज्ड हैं। तो इसको भी हम किस में समझेंगे भैया, लूप्स स्ट्रक्चर में या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में समझेंगे। मान लो कार्बन एटम हमारा हो गया, ठीक है, ओके, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, H H H H। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और यहाँ क्या है, ओवरलैपिंग है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है भैया, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये, तो एक नंबर कार्बन हो गया और दो नंबर कार्बन हो गया, दोनों कार्बन के बीच में क्या है भैया, लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, केवल दो कार्बन के बीच में, एक नंबर और दो नंबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया, लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा होता है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, या विस्थानित रासायनिक बंध के नाम से जाना जाता है। अब लोकलाइज्ड में तो क्या होता है, दो नाभिकों के बीच क्या होता है, वो लोकलाइज्ड रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, दो से अधिक नाभिकों के बीच क्या रह सकते हैं, साझेदारी में भाग ले सकते हैं। या भी कह रहा है सभी इलेक्ट्रॉन दो से अधिक नाभिकों के द्वारा साझेदारी के रूप में रहते हैं, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में क्या है भैया, घूमते हैं इसमें। तो यहाँ पर कह रहा है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल का मान प्रायोगिक
मान से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो जिसके उदाहरण हमें देखने के लिए कहाँ मिल जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अतिसंयुग्मन और अनुनाद में। तो जिसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डीलोकलाइजेशन इन बेंजीन एंड डीलोकलाइजेशन इन 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, चलो पहले समझते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन के बारे में। ठीक है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 नंबर पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। ठीक है, चलो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, CH2 मान के चलेंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड से सबको मान के चलेंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लूप्स, ठीक है, ये लूप्स। अब इसमें जो ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो लोकलाइजेशन हो रहा है क्या है, 1 और 2 के बीच में हो रहा है एक तरह से, यहाँ 2 और 3 के बीच में हो रहा है। बट होता क्या है, इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आती है बेटे, उससे सही हमें पता चलता है। ओके, कहने का मतलब क्या है, एक कार्बन ये है, 2 3 4, तो कॉमन बात क्या है इसकी, कॉमन बात ये है भाई, कार्बन 2 जो है हमारा, कार्बन 2 लोकलाइज्ड हो सकता है 3 के साथ, या कार्बन 2 लोकलाइज्ड हो सकता है 1 के साथ। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, कार्बन 3 कार्बन 3 लोकलाइज्ड हो सकता है 2 के साथ। ठीक है, कार्बन 2 के साथ, या फिर कार्बन 3 लोकलाइज्ड हो सकता है कार्बन 4 के साथ। सॉरी, लोकलाइज्ड नहीं, डी लोकलाइज्ड आएगा बेटे, बार बार लोकलाइज्ड निकल रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम इसको किस रूप में दिखाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से जाता हुआ, तो इसका हमें सही रूप क्या दिखाना होगा, देखो ये इस तरह से दिखा देंगे। तो ये किसका उदाहरण है हमारा, डीलोकलाइजेशन का। ठीक है, इससे भी अच्छा उदाहरण एक और है बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन क्या होता है हमारा, C6H6 क्या होता है, अणुसूत्र होता है किसका भी, है बेंजीन का। तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है पहले मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, अगर इसे 1 नंबर कार्बन दिया है, क्या दिया है भैया, इसको 1 नंबर कार्बन दिया है, तो ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 ये 6। ठीक है, अगर 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या जाएगी हमारी, ठीक है, अब हम इसे अगर कार्बन नंबर कौन सा देते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, 1 और 6 के बीच। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हमारी आ गई इसमें। अब इसमें तो आ रही है हमारी कार्बन 1 और कार्बन 2,
कार्बन 3 और कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। इसमें किसके बीच आ रही है भैया? कार्बन 2 और कार्बन 3, ठीक है। कार्बन 4 और कार्बन 5, कार्बन रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब अनुनाद संकर जो होता है उसमें क्या होता है? अगर इसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो इसमें क्या होता है हमारा बेटे? डी लोकलाइजेशन होता है। ये माना जाता है कि जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 के 6 कार्बन परमाणु पर क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। किस टाइप से होता है वही हमें समझ के चलना है, ठीक है भाई। चलिए, लाइक दिस 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, 1 और 6 के बीच, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर विस्थानित होता है, या पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेंजीन के 6 कार्बन परमाणु पर क्या होता है भैया? डीलोकलाइज्ड होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखा देते हैं बेंजीन की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब कॉमन यहाँ से ये क्लियर हो जाता है हमारा क्या भैया? लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन, ठीक है। चलिए, अब अगला टर्म्स हमारा क्या जाता है? संकरण। हालांकि संकरण मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको, तो संकरण दोनों के लिए सेम ही होता है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें संकरण या तो हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड आया है तो हमारा संकरण होगा sp3, अर्थात इसमें सिग्मा ही बंध उपस्थित है। और डबल बॉन्ड आ जाता है, इसमें सिग्मा के साथ क्या होता है? पाई होता है। हालांकि पाई तो संकरण में भाग लेता ही नहीं, बट sp2 संकरण होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कौन सा आ जाएगा भैया हमारा? 1 सिग्मा और बाकी कितने भाई? 2 पाई। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कौन सा संकरण होगा? sp, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं संकरण के बारे में, लाइक दिस, जैसे पूछ लिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 में हर कार्बन एटम पर संकरण ज्ञात करो। तो बताओ, इस पहले वाले कार्बन, दूसरा और तीसरा, पहले कार्बन पर कितने भैया डबल बॉन्ड आ रहा है? तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो इस पर भी कौन सा होगा? sp2। अगर इस पर सिंगल आ रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 संकरण होगा, ठीक है। यह कभी पूछ लेता है ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पर हर कार्बन पर सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सब में कौन सा होगा? sp3 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 और sp3, कंफर्म है। तो सब में क्या है? sp3 संकरण है। लाइक दिस वो कहने लगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कौन सा संकरण होगा भैया? तो हम कॉमन यहाँ से कह सकते हैं sp2 संकरण होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसमें एक तरह से और संकरण बता सकते हैं। कैसे भाई? कार्बन कार्बन आप क्या बना देंगे इसमें? सिग्मा और पाई बॉन्ड, अभी पता चल जाएगा। क्या बना लेंगे भैया? सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया और ये सिग्मा हो गया। तो हम कॉमन से कह सकते हैं एक कार्बन के लिए 3 सिग्मा आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3 सिग्मा आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर sp2 संकरण होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और है बहुत बेहतरीन, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH कहने लगे हो,
तो इसमें भी कैसे कर सकते हो आप, कार्बन कार्बन, ये ओवरलैपिंग होती हुई यहाँ सिग्मा बनेगा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, क्योंकि ये एच एच है, ठीक है ना। बाकी अब देखो ये वाली ओवरलैपिंग इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो कितने पाई हो गए, डबल पाई, कितने पाई हो गए भैया, डबल पाई 1 2 सिग्मा। तो एक कार्बन पर 2 सिग्मा आ रहे हैं, कितने सिग्मा आ रहे हैं, 2, क्योंकि पाई 1 तो संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कॉमन 2 सिग्मा आने की वजह से इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा भैया, sp होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट संकरण के साथ साथ आगे किसकी बात करी थी हमने भैया, सिग्मा और पाई बंध, ठीक है भाई। तो सिग्मा और पाई बंध का हमें पता चल जाता है, अभी सिग्मा और पाई बॉन्ड का हम यहाँ पे पता लगा रहे थे, सेम यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा जो बनते हैं वो और पाई बॉन्ड जो बनते हैं इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक जान लेते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में भैया। बॉन्ड लेंथ जो है हमारी बंध दूरी जो होती है, डेफिनेशन तो आपने पहले भी पढ़ी होगी, दो परमाणु के नाविकों के केंद्रों की जो बीच की दूरी होती है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं या बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ये एक अणु में समान हो सकती भी है वरना भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ की इकाई जो होती है एंगस्ट्राम होती है या फिर क्या होती है भैया, पिकोमीटर होती है, ठीक है। 1 एंगस्ट्राम बराबर जानते हैं आप कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सॉलिड फेज में है अगर, तो सॉलिड फेज में बॉन्ड लेंथ जो ज्ञात की जाती है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा की जाती है, और गैस फेज में जो ज्ञात की जाती है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा की जाती है, ठीक है ना। ये कॉमन बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से संबंधित होती है, ठीक है। बंध लंबाई दोनों परमाणुओं की सदस्य त्रिज्या से क्या होती है भैया, कम होती है, ये ध्यान रखना। परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर जितना अधिक होगा, ये कॉमन पॉइंट है, परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना अंतर अधिक होगा या जितना अंतर अधिक होगा उसकी बंध लंबाई क्या होगी भैया, उतनी ही कम होगी। जैसे कि ध्यान देंगे अभी आगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है भैया, 1.54 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेकिन किसके अंदर भैया, बेंजीन के अंदर कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो ना तो सिंगल बॉन्ड के की बराबर है ना ही डबल बॉन्ड के बराबर है, दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। OH की कितनी होती है, 0.696 एंगस्ट्रॉम, CN की 1.47 एंगस्ट्रॉम। चलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, ठीक है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन ऑक्सीजन की 1.43, कार्बन डबल बॉन्ड O की 1.20, कार्बन Cl की कितनी है 1.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसी प्रकार से NH और CH की, ठीक है, CH की 1.09 एंगस्ट्रॉम और NH की होती है 1.02 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। तो कॉमन ये बात ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या हो सकती है, अणुओं में समान भी हो सकती है या फिर भिन्न भी हो सकती है। लेकिन बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो पहला कारक कौन सा आता है हमारा, सबसे पहला विद्युत ऋणात्मकता, क्या आता है बेटे, विद्युत ऋणात्मकता। तो कॉमन क्या कह रहा है, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने से आयनिक गुण बढ़ता है, इस कारण बंध लंबाई क्या होती है भैया, घटती है। जरा देख लो, C बॉन्ड Cl, C बॉन्ड N, C बॉन्ड O, तो क्लियर बात है हमारी। C बॉन्ड Cl की जो बॉन्ड लेंथ है 1.76 है, C बॉन्ड N की 1.47 है और C बॉन्ड O की कितनी है 1.42। तो अब हम कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बढ़ने के साथ आयनिक गुण क्या है, बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक गुण बढ़ रहा है किसका है भैया, आयनिक गुण C और O का है, तो इसलिए इसकी बंध लंबाई क्या है, बाकी इन दोनों से कम है, ठीक है। उसके बाद CCl और C और N के बीच में किस में है भैया, C बॉन्ड N में है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इससे क्या है, Ca बॉन्ड Cl से कम है। चलिए नेक्स्ट बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे जैसे बंध क्रम बढ़ता है वैसे वैसे बंध लंबाई क्या होती है भैया, घटती है, क्या होती है, घटती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है भैया, बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है,
बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये मैंने पढ़ाया है किसमें भैया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है ना। तो सबसे अधिक लंबा द्विबंध उससे छोटा और त्रिबंध क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो देखो जरा, सी बॉन्ड सी की 1.54 एंगस्ट्रॉम है, डबल बॉन्ड की 1.3 और ट्रिपल बॉन्ड आएगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, संकरण में एस गुण बढ़ने से बंध लंबाई क्या होती है, घटती है। संकरण में एस गुण बढ़ने से बंध लंबाई क्या होती है भैया, घटती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम संकरण की बात करें तो संकरण में एस करेक्टर का मतलब होता है, सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में होता है भैया, एसपी संकरण में होता है। किस में होता है, एसपी संकरण में होता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल इसके समझ के चलेंगे। चलो भाई, तो जो हमारे पास कार्बन कार्बन का बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है, भले ही इसमें दोनों कार्बन कौन से हों, sp3 हों, कौन से हो भैया, sp3 हों, तो इनके लिए बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर हमारे पास sp3 और साथ में दूसरे वाला कार्बन कौन सा हो जाए, sp2 हो जाए, तो उसके सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अगर हमारे पास sp2 है तो उसके सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ भैया 1.47 होती है। और अगर हमारा sp3 sp आ जाए, मतलब ये कार्बन sp3 संकरित है, ये कौन सा है, sp संकरित है, तो इनके सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है भैया, 1.46 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। चलिए एंगस्ट्रॉम दिखा के चलेंगे यहाँ। चलिए उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, लाइक दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड H, तो sp3 बॉन्ड H की जो होगी वो कितनी होगी, 1.10 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। और sp2H की जो होगी वो 1.09 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। ये तो ध्यान देना कैसे भाई, मान लो पहले वाला एग्जाम्पल तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब दूसरे वाले में क्या जाएगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये उदाहरण आ जाएगा दूसरे वाले का, ठीक है। अब तीसरे वाले में तुम्हें पता ही है एथीन आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये पहले वाले का एक तरह से एग्जाम्पल, ये दूसरे का और ये तीसरे का। अब चौथे में कौन सा आ जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये उदाहरण आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेजोनेंस, अनुनाद, ठीक है ना। अनुनाद या पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से एकल बंध द्विबंध के बीच की बंध लंबाई क्या होती है, प्राप्त होती है। अभी हमने बेंजीन में पढ़ा था, ठीक है ना, डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन में जो बेंजीन में पाया गया है क्या भैया, ये पाया गया है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी पाई जाती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है, जो ना तो सिंगल बॉन्ड से मैच खाती है और ना ही किससे मैच खा रही है भैया, डबल बॉन्ड से मैच खा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बंध लंबाई को निर्धारण के उपयोग। तो बंध क्रम ज्ञात करने में, संकरण अनुनाद के उपयोग करने में, बंध ऊर्जा की तुलना करने में और बंध के स्थायित्व तथा क्रियाशीलता का अनुमान लगाने में, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है। अधिक लंबा बंध क्या होता है, अधिक दुर्बल होता है, ठीक है, जैसे कि हम MOT में भी पढ़ के आए पीछे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बंध ऊर्जा या बंध प्रबलता या बॉन्ड एनर्जी, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती क्या है बेटे, ऊर्जा की वह औसत मात्रा, मतलब यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ऊर्जा की वह औसत मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 मोल में किसी बंध को तोड़ने के लिए क्या होती है भैया, आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, बंध ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक बंध की एक निश्चित बंध ऊर्जा होती है जो उस बंध की शक्ति की माप है। तो बंध ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा बंध उतना ही क्या होगा भैया, प्रबल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, बॉन्ड ऑर्डर की होती है, ठीक है। चलिए बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला क्या आता है हमारा, परमाणु का आकार, ठीक है, क्या आता है भैया, परमाणु का आकार। तो बंध बनाने वाले परमाणुओं का आकार क्या होता है, जितना बड़ा होता है भैया बंध की लंबाई उतनी ही अधिक होती है, और बंध की लंबाई जितनी अधिक होती है उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, कम होती है। हमें बॉन्ड
हाँ, यहाँ पर दिखाया गया है ये बॉन्ड एनर्जी जो है हमारी, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, बॉन्ड लेंथ के होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है भैया, बॉन्ड साइज ऑफ आयन के होती है। किसके होती है भैया, आयन के होती है। तो साइज ऑफ आयन का मतलब ये हो गया साइज ऑफ आयन, ठीक है बेटा। तो साइज ऑफ आयन और बॉन्ड लेंथ, तो कॉमन क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर मान लो यहाँ पर सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी एन, अगर इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है भैया, इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी है, सी एन की, तो बॉन्ड एनर्जी उसकी सबसे कम होगी। क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। कैसे, देखो, बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ की होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है भैया, साइज ऑफ आयन की होती है। तो दोनों बराबर हैं। तो सी बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी क्या, बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे कम है, इसकी सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा। कितनी भैया, 413 किलो जूल पर मोल। और जबकि कार्बन कार्बन की कितनी है, 347 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है भैया, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा, बॉन्ड एनर्जी सीधे बॉन्ड ऑर्डर पर क्या करती है भैया, निर्भर करती है। तो हम पढ़ पाए हैं यहाँ पर एमओटी में, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है ना, मतलब समानुपाती होता है। तो बंधों में जितनी मल्टीपलसिटी होगी या बहुलता होगी, उतने ही उसकी अधिक क्या होगी, कोटि होगी, और जितनी कोटि अधिक होगी उतनी ही बंध ऊर्जा उसकी अधिक होगी। जैसे कि हम लोगों ने जाना है किसमें भैया, लाइक दिस एन किसके बीच में भैया, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एन सिंगल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन और एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है बेटे, ओके। तो इनके बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना माना जाएगा, 1। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मान लिया हमने, 3। तो ध्यान देंगे, इस बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 164,18941, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसको 164,18941, इतनी एनर्जी क्या चाहिए, बंध को तोड़ने के लिए चाहिए। क्या करने के लिए चाहिए भैया, तोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, कुछ बुकों में 946 भी दिया गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो सभी का मात्रक क्या होगा, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, और ये थी हमारी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आवंटित परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी तो परमाणु के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण उतना ही अधिक होगा। ये कह रहा है आवंटित परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या होती है बेटे, जितनी अधिक होती है परमाणु के बीच प्रतिकर्षण उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। तो बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी भैया, घटेगी। तो चलिए, कॉमन क्या है, सपोज करो हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये लोन पेयर मान लेते हैं। फिर हम मान लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर हम मान लेते हैं क्या भैया, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर की संख्या किस पे है, प्रत्येक फ्लोरीन पर। कार्बन कार्बन पर क्या है भैया, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये हमारे हो जाएंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑफ बॉन्ड, और उसके बाद हमारा जाता है भैया क्या, लोन पेयर, यहाँ कितना है 0, क्या है 0, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ प्रत्येक पर 2, यहाँ प्रत्येक पर 3 आए हैं। तो हमारी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, कॉमन जिसने कहा है, क्या भैया कह रहा है क्या, कि परमाणु के बीच, सॉरी, आवंटित परमाणु पर उपस्थित लोन पे इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जितनी अधिक होगी, परमाणु के बीच प्रतिकर्षण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो आवंत लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, और आवंत की ऊर्जा क्या होगी भैया, घटेगी।
तो चलिए आवंत ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, पहले वाले की क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा होगी लगभग 348, दूसरे वाले की कितनी होगी लगभग 163, और इसकी 146 होगी, और इसकी कितनी होगी भैया 139, ठीक है ना। किसमें होगी पर सारी किलो जूल पर मोल में होगी, ठीक है, ये कॉमन है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे कह रहा है बंधित परमाणुओं की संकृत अवस्था, ठीक है। तो संकृत ऑर्बिटल की अपेक्षा, संकृत ऑर्बिटल असंकृत ऑर्बिटल की अपेक्षा क्या होते हैं, प्रबल बंधन बनाते हैं। तो बंध ऊर्जा का मान बंधित परमाणुओं के संकरण के प्रकार पर भी निर्भर करती है। मतलब अगर एस कक्षक का योगदान बढ़ता है, मतलब एस करैक्टर बढ़ता है, तो उसके साथ ही क्या होती है भैया, बढ़ती है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, बंध ऊर्जा निम्न क्रम में घटती है। मान लो एसपी जो है हमारा, इसमें एस करैक्टर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है भैया 50% होता है। और sp2 में क्या होता है, कम होता है, sp3 में और भी कम होता है। तो इसीलिए बंध ऊर्जा किसकी सबसे ज़्यादा हुई हमारी, sp संकृत की। किसकी होगी भैया, sp संकृत की, क्योंकि इसमें s करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा भैया बॉन्ड एंगल। क्या जाता है भैया टॉपिक, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो किसी भी अणु के केंद्र परमाणु के निकटतम, मतलब लाइक दिस, जैसे हमारा कोई मान लेते हैं कोई परमाणु है ये ए, तो इसके निकटतम क्या होता है ये बी, ठीक है ना। और इनका जो ये एंगल होगा यही क्या कहलाएगा हमारा, कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल या बंध कोण कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु क्या हो गया मेरा, ए हो गया। दो निकटवर्ती बंध, दो निकटवर्ती बंध किस किस के आ रहे हैं भैया, बी के आ रहे हैं। बंधों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं भैया, बंध कोण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इसे किस में व्यक्त करते हैं, बॉन्ड एंगल को भैया डिग्री से व्यक्त करते हैं। इसका निर्धारण किसके द्वारा कर सकते हैं हम, इंफ्राडे, माइक्रोवेव, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन आदि विधियों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक बंद कोण कम से कम दो बंद में तीन परमाणु के बीच बना कोण है। मतलब कि याद रखना, मान लो सपोज करो हम कहने लगे जी दो परमाणु के बीच तो कोई बनेगा ही नहीं, तीन पे बनता है, लाइक दिस ए बी और बी, ठीक है। तो कॉमन हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर रेखीय है। तो कितने परमाणु भाग ले रहे हैं इसमें, एक दो तीन। तो यही बात कह रहा है कि एक बंद कोण कम से कम दो बंद में तीन परमाणु के बीच बनता है, दो बंद ये रहे, ठीक है। चलिए, बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं हमारे, तो सबसे पहला आता है केंद्रीय परमाणु में संकरण, ठीक है भैया। तो केंद्रीय परमाणु में जो संकरण है हमारा, क्या कह रहा है, अणु की केंद्रीय परमाणु की संकेत अवस्था से बंद कोण ज्ञात कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे कि हमारा C2H2 है, C2H4 है, CH4 में। तो केंद्रीय परमाणु में भाई हमें पता है, अभी हमने संकरण निकाल के देखा है, C2H2 में तो sp आएगा, और C2H4 में क्या आएगा, sp2 आएगा, और CH4 में क्या आएगा, sp3 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं, संकृत अवस्था में होते हैं। अतः इनमें बॉन्ड एंगल क्रम से क्या होगा, देखो। तो सबसे पहली बात करें, अगर हम C2H2 के अंदर बात करें तो इसमें क्या है, ये sp संकृत है ना। तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर भी बता रखा है, अगर संकरण हमारा sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, क्योंकि रेखीय होता है। sp2 पे लगभग कितना हो जाता है, 120 डिग्री हो जाता है, डिग्री लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ sp3 आता है वहाँ पर कितना होता है, 109 डिग्री 28 क्या होता है भैया, मिनट होता है। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल से हमें पता चल जाता है उनकी किसके बारे में भैया, ज्यामिति के बारे में। मान लो ये रेखीय होगा, ये त्रिकोणीय होगी, ये कैसी होगी हमारी, चतुष्फलकीय होगी। तो बस तो कॉमन ये क्या कह रहा है, ये अनुक्रम से रेखीय, त्रिकोणीय और कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर हम। बंधित इलेक्ट्रॉनों युग्मों की संख्या, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाता है ना। लाइक दिस, जैसे CH4 है, उस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो 109 डिग्री 5 क्या है, 109.5 डिग्री है। लेकिन NH3 का कितना होगा, 160 डिग्री, क्योंकि घट क्यों गया है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु जो होता है, इस पर जो लोन पेयर होता है, ये बॉन्ड पर क्या लगाता है भैया, रिपल्सन लगाता है। क्योंकि विस्पर थ्योरी हमने पढ़ी है अभी, जल में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, दो लोन पेयर है, तो कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ भैया 3 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं है, ठीक है। चलिए, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता, मतलब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता अगर क्या होती है, घटने पर बंध कोण क्या होता है, घटता है। जैसे देखो भाई,
नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, मतलब एंटीमनी है। तो एक ही वर्ग के हैं ये, ठीक है भाई, एक ही वर्ग के क्या है, एलिमेंट है। तो क्या देखना है हमें, नीचे को चलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो इनके बॉन्ड एंगल भी क्या होते चले जाएंगे, सबके डिक्रीज होते चले जाएंगे। देखो 160 डिग्री, 93.3 डिग्री, 91.8 डिग्री, 91 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं किसके बारे में भैया, बंद कोण के उपयोग के बारे में। तो बंद कोण का उपयोग जो होता है वो अणु की संरचना समिति निर्धारित करने में किया जाता है, इसके केंद्रीय परमाणु में संकरण ज्ञात करने में, और इसके बंध के आयनिक गुण का भी अनुमान लगाने में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हुआ। तो मैं बता दूं भाई, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादातर क्या पूछ सकता है, लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी एक पर टिप्पणी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ ले, या बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, या बॉन्ड एंगल पूछ ले, ठीक है ना। तो इन पर किसी एक पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डालेंगे हम किसके बारे में भैया, वांडरवाल्स बल मैंने पढ़ा दिया है आपको, वांडरवाल्स इंटररिएक्शन पीछे पढ़ा रखा है। देखो इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो हमने पीछे पढ़ रखा है, तो भाई एक बार तैयार करना है, बस एक बार तैयार करो तो अपने आप तैयार हो जाएगा। तो बस इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा इंक्लूजन कंपाउंड, ठीक है। कौन सा होगा भैया, इंक्लूजन कंपाउंड। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।